आइए सबको नमस्कार। आशा है आप आ गए होंगे अपने मोबाइल और लैपटॉप के सामने। आज बॉम्बे का मौसम बहुत अच्छा है, बरसात भी हो रही है रुक रुक करके और बड़ा ठंडक वातावरण में आ गई है। कल तो काफ़ी भयंकर तूफान था, तो कल तो काफ़ी लोग, करीब 2 लोगों की डेथ भी हो गई और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आज बिल्कुल बढ़िया है मुंबई में। आइए आज एलर्जी पर, जिसको अनूर्जता कहते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं, तब हम एलर्जी का नाम दे देते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर शिवम माहेश्वरी ने प्लूरल इफ्यूजन के बारे में जानना चाहा है। जैसा कि आप जानते हैं, लंग्स के कवरिंग मेम्ब्रेन को प्लूरा बोलते हैं और इस प्लूरा के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण या पुअर पंपिंग ऑफ द हार्ट, दो मुख्य कारण है, पुअर पंपिंग ऑफ द हार्ट या इन्फ्लेमेशन के कारण फ्लूइड भर जाता है, उसी को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ज्वर भी रह सकता है, वक्ष प्रदेश में वेदना होती है, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। कई बार प्लूरल इफ्यूजन और ब्रोंकियल अस्थमा में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्लूरल इफ्यूजन में क्रेप्स मिलते हैं, क्रेपिटेशन मिलते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा में रॉल्स एंड ब्रोंकाई मिलते हैं। इससे ईजिली डायग्नोस हो जाता है और ये तकलीफ यूनिलेटरल होती है। इसमें मुख्य ट्रीटमेंट है कफनाशक ट्रीटमेंट, क्योंकि फ्लूइड भरता है, इन्फ्लेमेशन है, ज्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और स्वर्ण बसंत मालती 3 ग्राम, ये सब मिला करके 40 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा रस पीपरी 5 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 5 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, इसके भी आप 40 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा अड़ूसा, मुलैठी और कंटकारी, अड़ूसा, मुलैठी, कंटकारी, इनको 100-100 ग्राम लेके यवकुट कर लें, काढ़ा बना लें यवकुट करके, और एक मात्रा है 20 ग्राम। 20 ग्राम ये द्रव्य 4 कप पानी में उबालें, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को इसका सेवन कराएं। इसमें पथ्य अपथ्य का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। खट्टी चीज़ें, चावल, तली मली चीज़ें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। डॉक्टर अन्नपूर्णा, इन्होंने कॉर्न ऑन सोल के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। वो ये जानती हैं कि अग्निकर्म से इसमें लाभ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पेशेंट तैयार नहीं है तब क्या करें? तो बिल्कुल सही है, इसमें अग्निकर्म या शल्य क्रिया की ही आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्याज का रस निकाल लें 1 चम्मच, कॉटन में कॉटन को डुबो करके प्याज के रस में और कॉर्न की जगह रखें और पट्टी बांध लें। ऐसा लगातार 5 दिन करें। इसके बाद नींबू सुरस 1 चम्मच निकाल लें, कॉटन डुबोएं और इसकी पट्टी बांध लें 5 दिन, तो टोटल 10 दिन हुआ। और अंत में 5 दिन बेकिंग पाउडर
1 चम्मच, और आधा चम्मच नींबू का रस थोड़ा पानी मिला के और लेप तैयार कर लें। इस लेप को कॉर्ड में लगाकर पट्टी बांध लें 5 दिन तक। तो लगभग 10-15 दिन में धीरे धीरे क्षय होकर के या तो निकल जाएगा, या थोड़ा प्रयास आप करेंगे तो आप उसको निकाल सकेंगे। बड़ा इसमें मुलायम हो जाता है, और जो वेदना पेशेंट को होती है वह भी इसमें कम हो जाती है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वीणा पाठक जी ने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। तो पहले आइए क्रॉनिक इन्फेक्शन समझ लें। यह क्रिया के प्रति हुई प्रतिक्रिया है। यदि कोई चोट आ जाए या किन्हीं कारण से आप प्रतिघात स्किन में करते हैं तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं, एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ एन एरिया ऑन द बॉडी ड्यू टू स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स और इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट से भी कभी कभी प्रतिक्रिया होकर के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ वेदना होगी, रेडनेस होगा, और फीवर भी इसमें होना चाहिए। अब देखें, ये पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब जो ऐसे सेल हैं जिनसे टीयर्स और सलाइवा निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है, और इसकी वजह से एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन, ज्वर और सलाइवरी ग्लैंड्स, मोस्ट कॉमनली द पैरोटिड ग्लैंड्स, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तब मुख में फाउल टेस्ट, मुख में पश का उपस्थित होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेन, चेहरे में वेदना, और लेस सलाइवा की उत्पत्ति कम होना, टीयर्स की उत्पत्ति कम होना। और ऐसा व्यक्ति जब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब मुख को पूरा वो खोल नहीं पाता, अर्थात यहाँ इन्फ्लेमेशन है। इसलिए इसमें त्रिभुवन की तरस, गोदंती भस्म और स्वर्ण बसंत मालती। गोदंती भस्म 5 ग्राम, त्रिभुवन की तरस 5 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 2.5 ग्राम से 3 ग्राम, इनकी 40 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसके अलावा गार्गलिंग कराएं, हल्दी, सेंधौ और गर्म पानी से गार्गलिंग कराएं। उष्ण जल का सेवन कराएं। उष्ण जल जो है इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा संजीवनी बटी, गिलोय घनबटी का भी रोल इसमें अच्छा रहेगा। 2 गोली दिन में 2 बार आप दीजिए। वेद राव जी ने पूछा है, 21 साल का एक पेशेंट है, उनका ओबेज है, पीसीओडी भी है और हिरोस्टिज्म से भी ग्रसित है। ओबेज की ट्रीटमेंट में कई बार बता चुका हूँ। पीसीओडी के बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और ऐसे व्यक्ति को जिसमें पीसीओडी हो उसमें हिर्स्यूटिज्म भी एक व्याधि हो जाती है। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन वोमेस फेस, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण दाढ़ी में, चेहरे के अंदर दाढ़ी में खास तौर से बाल उग जाते हैं। तो ये तीनों का जो चिकित्सा है वो जुड़ी हुई है, ओबेस का, पीसीओडी का और हिरोस्टिज्म का।
ओबेस के बारे में विस्तृत मैं बता चुका हूँ, मैं पुनः रिपीट नहीं करूँगा। पीसीओडी भी बता चुका हूँ, लेकिन अशोकारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम, और कांचनादि और अमृतादि गुगुल 2-2 गोली दिन में 2 बार लगातार 3 माह तक सेवन कराएं। इसके अलावा जो लेखन वस्ती बताई है आपको, त्रिफला, गिलोय और विडंग प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बनाएं। उसमें गोमूत्र मिले 50 ग्राम तो अच्छा, अन्यथा यवक क्षार 10 ग्राम, सेंधो 5 ग्राम मिला करके विधिवत वस्ती दी जाए तो निश्चित है पीसीओडी में लाभ होता है। उत्तर वस्ती का लाभ भी इसमें अच्छा है। उत्तर वस्ती के लिए मैंने कई बार बताया है आपको, गंभारी फल और कुटज इनके काढ़ा विधिवत मिला लें और 20 ml ये निरूह के रूप में इसका सेवन करा सकते हैं। अनुवासन के रूप में 10 मूल तैल, इसका भी आप प्रयोग करें तो जिस प्रकार गुदा से हम निरूह और अनुवासन देते हैं, वैसा ही गर्भाशय में भी अपत्य मार्ग से जो हम वस्ती देते हैं उसमें भी अनुवासन आस्थापन क्रमशः दे सकते हैं। लेकिन एक साथ 3 वस्तियां देना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 मूल की अनुवासन लगाई तो 2 जो है निरूह लगा दीजिए, और 3 दिन, ये 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन लगातार करने के बाद 3 दिन रेस्ट पीरियड है और फिर पुनः 3 दिन, ऐसे 3 कोर्स करने से निश्चित रूप से पीसीओडी में बहुत लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर आशा टंडेल जी ने शीत पित्त पर एक लेक्चर चाहा है। शीत पित्त का लेक्चर हो चुका है, आप नवीन जोशी से फ़ोन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर निशा जोशी, इन्होंने जोर्डन्स सिंड्रोम के बारे में जानना चाहा है। ये एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। इम्यून सिस्टम उन टिश्यू पर घातक प्रभाव डालता है जिससे सलाइवा और टीयर्स की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में नस्य कर्म बहुत अधिक फायदा करेगा। नस्य कर्म में आप 2 दिन स्नेहनस और 2 दिन अवपीड़नस का सेवन करें, या 2 दिन नावन नस्य स्नेह नावन और तीसरे दिन शोधन नावन। स्नेह नावन अनुतैल से और शोधन नावन 6 बिंदु तैल से 6 बूंद की मात्रा। इसका 21 दिन का प्रयोग करें, निश्चित इसमें लाभ प्राप्त होगा। मुख में शुष्कता रहती है तो स्नेह गंडूस करना ठीक रहेगा। स्नेह गंडूस नारायण तैल से, महानारायण तैल से आप स्नेह गंडूस कराएं, इससे भी तत्काल लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा नेत्र तर्पण, त्रिफला घर से नेत्र तर्पण करें, ये भी बड़ी आसान क्रिया है। आजकल सभी चिकित्सक इसको ओपीडी स्तर में कर रहे हैं। खाने में मुलैठी, शतावरी और अकरकरा, मुलैठी, शतावरी और अकरकरा 50-50 ग्राम लेकर बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इस चूर्ण के सेवन करने से निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने डायरिया इन चिल्ड्रन, 5 साल की उम्र का है, उसमें यदि डायरिया हुआ तो क्या दे सकते हैं, तो इसमें अहिफेनासो 5 से 15 बूंद, या कर्पूरासो यदि प्राप्त हो तो 10 से 20 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार आप दें तो तत्काल मोशन रोगी का रुक जाता है। या पूर्ण चंद्रोदय रस 5 ग्राम और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, और इसकी 40 पुड़ियाँ बना लें। 1-1 पुड़िया दिन में 2-3 बार देने से 1 हफ्ते के अंदर मल प्रवृत्ति निश्चित रूप से रुक जाएगी। संजीवनी बटी भी इसमें अच्छा कार्य करेगी। साथ में पथ्य का ध्यान रखें। ज़्यादा अतिसार हो रहा हो तो दुग्ध का सेवन, मिठाइयाँ या गरिष्ठ भोजन बच्चों को नहीं देना चाहिए।
डॉक्टर वीणा पाठक जी ने कमल केसर और केसर के बारे में थोड़ा उनको शंका है। ये कमल में जो केसर होता है, जो ऊपर आपने देखा होगा केसर मिलता है, उसको केसर ऑफ लोटस जैसा आपने लिखा है, तो केसर ऑफ लोटस ही इसको समझना चाहिए। वो केसर नहीं जो बहुत महंगा आता है, वो नहीं डालना है यहाँ पे। डॉक्टर विजय सैनी, काफ मसल्स पेन। काफ मसल्स पेन या तो अधिक श्रम करने से, ज़्यादा पैदल चलने से, या कभी कभी स्ट्रेंगुलेशन ऑफ दी मसल्स, इसकी वजह से पेन होने लगता है। तो इसमें आप रेस्ट करें। गर्म पानी और नमक बाल्टी में भर लें, आधा बाल्टी, और उसमें पैर रख करके रखने के पहले संध्यावादी तेल से मालिश करें। संध्यावादी तेल मालिश करने के बाद फिर गर्म पानी और नमक से सेक करें, तो इसमें बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा महायोगराज गुग्गुलू और सिंहनाथ गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं, और ज़्यादा इसमें दवा देने की आवश्यकता नहीं है। स्नेहन और स्वेदन से ही रोगी को आराम प्राप्त हो जाएगा। सुनीता के पारस्कर कॉर्न के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहे। कोरोना के बारे में। कोरोना का ट्रीटमेंट एसिम्टोमेटिक, अगर लक्षण नहीं हो लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से गिलोय, अश्वगंधा और मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा और मुलेठी बराबर मात्रा में यौकुट कर लें, और इसके काढ़े का सेवन दिन में 2 बार कराएं। दोनों टाइम अदरक, काला नमक, लहसुन, अदरक, काला नमक और लहसुन, इसकी चटनी बनाएं, और दोनों टाइम भोजन के पहले दोनों टाइम इसका सेवन करें। गार्गलिंग दिन में 2 बार, हल्दी, नमक और गर्म पानी, इसकी गार्गलिंग दिन में 2 बार करें। इसमें तालिसादी चूर्ण का भी एक्शन अच्छा रहेगा। तालिसादी चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 बार या 4 बार इसका सेवन कराएं, और पानी हमेशा उष्ण जल पिएं। इतना यदि आप रेगुलर करते हैं तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाक्षणिक चिकित्सा ही कोरोना के पेशेंट को की जाती है। अभी तक कोई चिकित्सा, जो मूलभूत चिकित्सा है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, वो अभी तक प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से आप पेशेंट को दे सकते हैं। वीना सहपाठी जी ने कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। निश्चित रूप से ये ओबेसिटी जिसमें होती है, या कई बार ओबेसिटी नहीं होती है लेकिन कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ रहता है, तो सबसे पहले तो पथ्य का आप सेवन करें। इसके अलावा इसमें विरेचन कर्म और निरूह बस्ती, ये 2 चीज़ कराएं। विरेचन कर्म में आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला से करा के अब विरेचन कराएं, और बस्ती के रूप में इसमें माधुतैलिक बस्ती देवें तो इसमें लाभ प्राप्त होगा। माधु तैले समय से आतम क्वाथा हिरण्यमूलजाः पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्धसैंधवश्चा, ये सुश्रुत की बस्ती है, बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रयोग आप इसके लिए करें। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुल, ओबेनिल टैबलेट 2-2 गोली दिन में 3 बार, और इसमें त्रिफला, गिलोय और विडंग। त्रिफला 50 ग्राम, विडंग 25 ग्राम और गिलोय 25 ग्राम, इसका चूर्ण बना लें, और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देवें खाली पेट में। सुबह करीब 6-7 बजे, फिर आप लगभग 3-4 बजे, और फिर सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद 3 बार इस चूर्ण का सेवन कराएं। तो इस दोनों क्रियाएं, दोनों जो आपने बताई, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों कम होंगे। और डाइट कंट्रोल, प्राणायाम, योग
और घूमना कम से कम 5 किलोमीटर आना जाना रोगी को करना चाहिए। डॉक्टर सौरभ ढाल जी ने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में न्यूरोपैथी के साथ लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, जॉइंट्स पेन होता है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो, यह आपको व्यवस्था करना है, जो उसकी मेडिसिन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को हस्तपाद में जलन होना चालू हो जाती है, इसी को न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें कैशोर गुगुलू, महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। टैबलेट नियो भी इसमें फ़ायदा करेगी और साथ में अभ्यंग कराएं, सहचर तैल से अभ्यंग कराएं तो जॉइंट्स में भी लाभ होगा और जो काफ मसल में क्रैम्प्स है उसमें भी वेदना है उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि तकलीफ़ है तो उसमें शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं तो क्रैम्प्स में आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर जिग्नेश पिल्लई जी ने कर्णपाक और कर्णस्राव में बिलवारी तेल को 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालना है और कर्णपाक की स्थिति में हिंगवारी तेल 4-4 बूंद दोनों टाइम डालिए। साथ में सारीवादी बटी और आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार आप सेवन कराएं। इसके अलावा हल्दी का भी सेवन करें, हल्दी भी एंटीबायोटिक है तो हल्दी 1 चम्मच सुबह शाम को गर्म दूध के साथ सेवन कराएं और यदि कंट्रोल न हो तो निश्चित रूप से कर्ण रोग विशेषज्ञ को बताना चाहिए कि किस वजह से पाक या किस वजह से स्राव हो रहा है ताकि उसका ट्रीटमेंट विधिवत किया जा सके। डॉक्टर बीना पाठक जी ने वमन के दौरान जो वमनोपग हम आकंठ पिलाते हैं, गन्ने का रस और दुग्ध या मुलहटी 3 चीज़ें सामान्यतः हम लोग पिलाते हैं। तो कफ प्रधान जो व्याधि है उसमें गन्ने का रस, पित्त प्रधान व्याधि है उसमें दुग्ध और वातज व्याधियां हैं जिनको हम वमन कम कराते हैं उनमें मुलहटी का सेवन करा सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गन्ने का रस है क्योंकि यह स्वभाव से मृदु होता है, मीठा होता है, लेने में कठिनाई नहीं होती और इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बने रहते हैं क्योंकि इसमें शुगर, सुक्रोज आदि सब होता है। तो प्रायशः गन्ने का रस पिलाना चाहिए, अन्यथा फिर नहीं प्राप्त हो तो फिर दुग्ध का सेवन। लेकिन दोषानुसार विचार करें तो कफज व्याधियों में प्रतिष्ठाय, जीर्ण प्रतिष्ठाय, ब्रोंकियल अस्थमा, कास आदि में गन्ने का रस और एसिडिटी, पैत्तिक विकार जो पित्त से संबंधित हो, अम्ल पित्त, ऐसे रोगों में या त्वचागत रोग, ऐसे में हमेशा आकंठ दुग्धपान से कराना चाहिए। डॉक्टर राजश्री गीते जी ने प्रेगनेंसी में आ रहे है तो क्या ट्रीटमेंट करें? तो निश्चित रूप से तीक्ष्ण औषधियाँ थोड़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन, इसमें जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, पुराना हो जाए तो उसमें पत्रपिंड श्वेत करिए, नाड़ी श्वेत करिए, निश्चित रूप से लाभ होता है। इसके अलावा महारासनादिक्वाथ 20 ml भोजन के बाद दोनों टाइम दें और आम वातारी रस 10 ग्राम, शोथारी लोह 8 ग्राम, महावात विध्वंसन 8 ग्राम, इसकी 60 पुड़ियाँ बनाएं, 1-1 पुड़िया सुबह शाम दें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। हाँ, प्रारंभिक अगर 3 महीने के अंदर गर्भाधान हुआ है, गर्भिणी 3 महीने की है तो उसमें ज़रूर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उषा तभानी ने पूछा है, प्रेगनेंसी में संजीवनी बटी की जगह कौन सी और बटी दे सकते हैं? संजीवनी भी कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर संजीवनी से आपको भय लगता है या पेशेंट को सूट नहीं होता है
तो गिलोय घनबटी का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके स्थान पे, गिलोय घनबटी। आमल की, ये अभिनव सिंह ने पूछा है कि आमल की रसायन के रूप में हम कब तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आमल की रसायन क्लासिकल के हिसाब से 6 महीना के नीचे तो लेना ही नहीं, 6 महीना तो लेना ही चाहिए, लेकिन साल भर, 2 साल, 3 साल भी लेते हैं आमल की रसायन तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ऐसा कोई औषधि है जिससे आपको एडिक्शन क्रिएट हो। तो आप हमेशा आमल की रसायन ले सकते हैं। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, लो बीपी है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा इंस्टेंट दवाई नहीं है कि तत्काल ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। खान पान में विशेष ध्यान रखें, कोई डायूरेटिक दवाई ज़्यादा मत दें। साथ में जो मैंने देखा है इसमें रसराज रस या बृहदवाद चिंतामणि, इन दोनों को देने से ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ता है। बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 5 ग्राम, इसकी आप 40 पुड़ियाँ बना लें, 1 पुड़िया सुबह शाम देवें। या रसराज रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा हुई, दिन में 2-3 मात्राएं इसका सेवन करें। साथ में ग्लूकोज डी और ब्राह्मण आहार विहार भी दें। दुग्ध का सेवन सफिशिएंट करें, भोजन अच्छी तरह करें। बहुत ज़्यादा जो हमेशा लंघन करते रहते हैं उनको भी लो बीपी हो जाती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मृत्युंजय जी ने पूछा है व्यंग का ट्रीटमेंट, ये क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आता है। इसमें नस्य कर्म का उपयोग अच्छा है। नस्य कर्म इंद्रिय वर्धक तैल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें। इसके अलावा कोष्ठ शुद्धि करें, अर्थात विरेचन कराएं। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद महामंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml दिन में 2 बार समजल के साथ, आरोग्यवर्धनी और पंचनिम्बवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार लगातार 3 महीने तक सेवन करने से व्यंग में निश्चित आराम होगा। और 21 दिन कम से कम नस्य करें। डॉक्टर पंकज पाटिल, उन्होंने पूछा है कि पोस्ट पेरेंटल शुगर कंट्रोल कैसे करें। तो निश्चित है आप एंटी डायबिटिक दवाई तो दे ही रहे होंगे, लेकिन मामज्जक और गुड़मार ये 100-100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लें और 1-1 चम्मच 2-3 बार दिन भर दें खाली पेट में, तो इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। बाकी जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। डॉक्टर अरुणा वर्मा, इनमें उन्होंने पूछा है कि गंध का कई पेशेंट में अनुभव नहीं होता है, जिसको एनोस्मिया कहते हैं। गंधक ज्ञान जाता रहता है और ये होता है ज़्यादातर पीनस रोग में, जीर्ण प्रतिशय में। इसमें भी नस्य कर्म ही लाभ करेगा। नस्य कर्म में इसमें शोधन नस्य अवपीड़न के रूप में और समन नस्य अणुतैल के रूप में आपको प्रयोग करना है। तो अणुतैल 2 दिन आप अणुतैल 4-4 बूंद डालें और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। अवपीड़न में अपामार्ग और पिपली इनका चूर्ण बना के रख लें। जिस दिन अवपीड़न करना हो उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच लेकर के थोड़ा पानी मिला के कल्क के रूप में रख दें, रात्रि भर रखा रहने दें। प्रातःकाल जिस दिन आपको अवपीड़न कराना है अच्छी तरह मसल लीजिए और छान लीजिए, निचोड़ लीजिए। निचोड़ना ही अवपीड़न कहलाता है और इसकी मात्रा 8 बूंद। मर्श की जो मात्रा होती है वही शोधन की मात्रा होती है। मर्श की मात्रा उत्तम होती है 10 बूंद, मध्यम होती है 8 बूंद और 6 बूंद हीन।
तो इसमें 8 बूंद दोनों नासा में डालें। ऐसा 21 दिन तक ये कोर्स करें। 21 दिन के कोर्स करने के बाद साथ में आप मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें खास तौर से आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, हल्दी 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, दूसरा गिलोय घनबटी 2 गोली सुबह शाम को, इसका प्रयोग करें। डॉक्टर विष्णु हारिति इन्होंने एक्यूट हर्पिस जॉस्टर के बारे में जानना चाहा है। हर्पिस जॉस्टर इज एक्यूट वायरल डिसीज affecting the trigeminal nerve। ट्राइजेमिनल नर्व में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, वायरल डिसीज़ है, और इसकी वजह से हर्पिस जॉस्टर नामक रोग उत्पन्न होता है। वायरस का नाम है वेरिसेला जॉस्टर। इसके इन्फेक्शन से हर्पिस जॉस्टर होता है। इसमें रैशेस पैदा हो जाते हैं, कभी कभी ज्वर भी होता है, हेडेक, थकावट महसूस होती है। वाग्भट ने इसको पित्त और वात के कारण उत्पन्न माना है, जबकि चरक ने पित्तजन्य माना है। इसमें चिकित्सा के रूप में सबसे बढ़िया है दशांग लेप। दशांग लेप आप लगभग 20 से 30 ग्राम ले लें, आधा कप दूध और 2 चम्मच शुद्ध घी या पंचतिक्त घृत धीरे धीरे गर्म करें धीमी आंच में, और लेप तैयार करें। और इस लेप को दिन में 2 बार लगाएं, और लेप जब निकालने के बाद चाल मुगरा तेल उसमें लगाएं, या शतदौध घृत तो मिलेगा नहीं, चाल मुगरा तेल सब जगह मिल जाता है, इसको लगाएं। निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रोआलपिस्टी 250 मिलीग्राम और रसमाणिक्य 2.5 ग्राम, 60 मिलीग्राम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। गंधक रसायन 250, प्रोआलपिस्टी 250 और रसमाणिक्य 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 3 मात्राएं देना चाहिए। इसके अलावा कर्पूर धारा एक बाजार में प्राप्त होता है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को बतासे के साथ दीजिए, यह भी बहुत अच्छा लाभ करता है। अमृतारिष्ट और महामंजिष्ठादि क्वाथ, अमृतारिष्ट 2 चम्मच, महामंजिष्ठादि 2 चम्मच, इतना ही पानी डाल के भोजन के बाद दें। टैबलेट में कैशोर गुग्गुल और आरोग्यवर्धनी, इसका सेवन लाभप्रद होता है। तो इस तरीके से कुछ जो प्रश्न मेरे सामने आए, आशा है आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर फिर भी कोई आप और भी जानना चाहें किसी प्रश्न के बारे में, तो आप फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं डॉक्टर माधव सुधा, स्वाति जायसवाल, सुनील रतौरी जी, जे.एन. नौटियाल जी, संदीप सिंह, मोगम्बिका के, विनय मित्तल, उषा तभानी, आशुतोष, पंकज अग्रवाल, अजय कुमार कौरव, विजय सैनी, बलराम दास, नीरज वशिष्ठ, तनवर जी, कैलाश चावला, डॉक्टर अंजू प्रसाद, विकास विश्वकर्मा, भावना सिंह, नीतू सिंह, राजेंद्र कुंद्रा, शुभानी शामरे, मृत्युंजय जी, रीना शर्मा जी, योगेश महाजन, जिग्नेश साकरिया, दिनेश राठौर जी, ममता जी, राकेश कुमार सिंघल जी, ये भी प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं बरेली में, और बहुत अच्छा काम है। मैं इनका पंचकर्म सेंटर देख चुका हूँ। स्वाति जायसवाल जी, अर्चना जायसवाल जी, इसी प्रकार आप लगन से सुनते रहें और मनन भी करें और पेशेंट में प्रयोग करें।
अब आइए अनूर्जता एलर्जी पर हम चर्चा करेंगे। आजकल हर चौथा पांचवा व्यक्ति एलर्जी से ग्रसित है, क्योंकि उनका व्याधि क्षमत्व कम हो गया है, उनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है और इसीलिए व्याधि क्षमत्व कम होने से एलर्जी नामक व्याधि अनूर्जता की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति है एसी में बैठेगा, तत्काल उसको छींक आना चालू हो जाएगी। एक व्यक्ति है वो लगातार बैठता है, बहुत काम करता है, उसको कुछ नहीं होता है। इसके माने आपकी इंटरनल जो इम्यून पावर है उस पर एलर्जी बहुत डिपेंडेंट है। किसी पदार्थ के द्वारा उसका प्रयोग त्वचा / में कला या मुख द्वारा करने से व्यक्ति विशेष में प्रबल, तीव्र अथवा भयंकर प्रतिक्रिया होती है। इसी अवस्था को एलर्जी कहते हैं और ज़्यादातर रैशेस होना, खुजली होना, उल्टी होना, ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं। निदानों का अध्ययन किया क्यों ये पैदा होता है, तो देखिए आप भी इसको जानते होंगे। पक्षियों के जो पंख हैं उनसे रोम, ऊन, गिलहरी की त्वचा से, कई लोगों को बिल्ली और कुत्ता से एलर्जी होती है, घोड़ा आदि से भी एलर्जी होती है उनके संपर्क में आने से। अधिक बेसन, मैदा और तले पदार्थ खाने से, मानसिक तनाव, आजकल मानसिक तनाव हर व्यक्ति को बना रहता है, वह भी एक एलर्जी का कारण है। पारिवारिक कठिनाइयाँ, वातावरणजन्य परिवर्तन, धूल, धुआं, खदानों में काम करने वाले मजदूर, दूषित आहार, कुछ औषधियाँ जैसे पेनिसिलिन और सल्फर, इनसे भी भयंकर एलर्जी कई लोगों को होती है। व्यक्ति विशेष पर कोई भी द्रव्य एलर्जी का कारण बन सकता है। संप्राप्ति देखें तो बाहर से कोई द्रव्य या परिवेश उस व्यक्ति विशेष में एंटीजन पैदा करता है। यह एंटीजन उस व्यक्ति के लिए साथ में नहीं होता है और यहाँ हमारी इम्यून सिस्टम काम करना चालू कर देती है। अतः स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगते हैं। अब यहाँ यदि एंटीजन बलवान हुए और एंटीबॉडी दुर्बल हुआ तो टिश्यू में उपस्थित मास्ट सेल अधिक टूटने लगते हैं और मास्ट सेल अधिक टूटने से हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और हेपेरिन नामक के तत्व अधिक मात्रा में शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं और ये रक्त में प्रवाहित होते हैं। इनके रक्त में पहुंचने से एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होने लग जाता है। साधारणतः 2 से 10% व्यक्तियों में एलर्जी प्राप्त होती है। लक्षणों में देखें तो आर्टरीज और कैपिलरीज के दीवालों में शिथिलता, रेडनेस इन स्किन, ओडिमा, पैर ठंडे हो जाना, कोल्ड स्वेटिंग, टेकीकार्डिया, पल्स रेट कम हो जाना, ब्रीथलेसनेस, तत्काल उसको थोड़ा भी चलने से हांफी आ जाना, शिराशूल, ब्लर्ड विजन, खुजली होना, हाइपर एसिडिटी और कभी कभी अचानक शॉक हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया, शॉक आया और रोगी की मृत्यु हो गई। तो शॉक के बाद मृत्यु तक भी हो सकती है। एलर्जी जन्य व्याधियाँ, एलर्जी के कारण कौन कौन सी व्याधियाँ स्थायी रूप से हो जाती हैं? पहले तो थोड़ा थोड़ा होती हैं, फिर धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाती हैं। जैसे एलर्जिक अस्थमा, अर्टिकेरिया,
रेनाइटिस, रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, रेनाइटिस सिक्का, पल्मोनरी अस्थमा, ये स्थायी रूप से व्याधियां एलर्जी के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। आइए चिकित्सा पर ध्यान दें। तो मैंने पहले बताया व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए उपाय करना है। अब व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए रसायन औषधियों से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रसायन औषधियों के पहले आपको शोधन कराना है। तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बला पुनः रसायनम प्रयुंजीर तत्प्रयोक्ष्यामि शोधम। शोधन के बाद ही रसायन औषधियों का प्रयोग करें। आइए चिकित्सा क्रम देखें। तो सबसे पहले निदान का परिवर्जन, जिस कारण से एलर्जी हो रही है उसका त्याग करना पड़ेगा। और एक चिकित्सा ये भी है कि जिससे एलर्जी है उसको बार बार सेवन करने से साथ में कर लीजिए। अब मान लीजिए धुएं से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, अभी इसको कैसे आप त्याग सकते हैं? ये तो हमेशा आपके पास रहने वाला है। तो अपने अंदर ऐसा इम्यून पैदा करें कि इसको आप सह सकें। समुचित दिनचर्या, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। संतुलित पौष्टिक आहार, पथ्यापथ्य का पालन और लाक्षणिक चिकित्सा। एलर्जी कारक द्रव्यों को सात्व बनाने का प्रयास, जैसे मैंने पहले बताया। व्याधि क्षमत्व कम होने से निश्चित रूप से एलर्जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए रसायन औषधियों का सेवन करना है। और इसके पहले शोधन आवश्यक है। तो सबसे पहले पंचकोल क्वाथ या पंचकोल चूर्ण 5 दिन तक दीजिए, 5 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के पहले। अश्वगंधा या शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करिए। आभ्यंतर सेन पान करने के बाद 1 दिन स्वेदन करिए और फिर वमन कराइए। वमन के लिए निम्ब छाल, पटोल और मुलैठी, निम्ब छाल, पटोल पत्र और मुलैठी प्रत्येक 20-20 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लीजिए, छान लीजिए। उसके बाद मदन फल पिपली 15 ग्राम यवकुट करके उसमें डाल दीजिए। रात्रि भर रखा रहे, प्रातःकाल मसलिए, छानिए। सेंधो 2.5 ग्राम 20 ml शहद मिला करके ये कल्प आप वमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वमन के 15वें दिन विरेचन कराना है। तो 9वें, 10वें, 11वें दिन शतावरी या अश्वगंधा घृत का सेवन करें बड़ी हुई मात्रा में, 100 ml, 125 ml, 150 ml 3 दिन। 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड रखिए। ऐसा आहार विहार दीजिए जो कफ या पित्तवर्धक न हो, और वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन 3 दिन करिए। उसके बाद 15वें दिन विरेचन दीजिए। इसके बाद अनुवासन योग वस्ती क्रम से 8 कोर्स देना है। अनुवासन के रूप में बला तेल 30 ml भोजन के बाद, सुकोष्ण थोड़ा सा इसमें आधा ग्राम या 1 ग्राम सेंधो मिला लें तो और अच्छा लाभ होगा इससे। निरूप वस्ती के रूप में सिद्ध वस्ती या ब्राह्मण वस्ती, जिसमें अश्वगंधा, मुलैठी, शतावरी आदि द्रव्य हैं, ऐसी ब्राह्मण वस्ती, यापन वस्ती बहुत सारी हैं, ऐसी वस्ती का प्रयोग करना है। तो पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 3-3 अनुवासन और निरूह, इस तरीके से 8, अंत में एक अनुवासन, 8 वस्तियों का सेवन इस व्यक्ति में आपको कराना है अनुरूपता को, एलर्जी को खत्म करने के लिए। अणुतैल से नस्य कराएं। इंद्रिय वर्धक तैल, अणुतैल या इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार, या ब्राह्मी घृत से भी आप इसमें नस्य दे सकते हैं। प्रातःकाल बादाम 5 से 6 रात्रि को भिंगे हुए, प्रातः उसको छील करके और बारीक पीस करके, या आप चबा के बादाम 5, अखरोट 5 प्रतिदिन प्रातः लेवें।
नाश्ते के रूप में अंकुरित अन्न का सेवन करें, सायं 5 बजे कोई फल लेवें और रात्रि में 2 अंजीर और 10 मुनक्के, 2 अंजीर अच्छा पानी से साफ कर लें, दूध में डाल करके उसका सेवन करें और 10 मुनक्के, ये अगर निरंतर आप सेवन करते रहते हैं तो आपका व्याधि क्षमत्व तो अच्छा रहेगा और इस प्रकार की एलर्जी आपको नहीं प्राप्त होंगे। इसके अलावा योगा प्राणायाम बिल्कुल नित्य प्रतिदिन करिए। प्राणायाम इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। कुछ औषधियाँ आप सेवन कर सकते हैं, जैसे आमल की चूर्ण 5 ग्राम और हरिद्राखंड 5 ग्राम, आमल की 5 ग्राम, हरिद्राखंड 5 ग्राम, टोटल 10 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ इसका सेवन करें। रस औषधियों में स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। शहद के साथ दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। दूसरा योग है स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम और गंधक रसायन 250 मिलीग्राम। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा, ऐसी 2 या 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा आर्टिप्लेक्स कैप्सूल और आर्टिप्लेक्स लोशन, ये भी बड़ा उपयोगी है, चरक की दवाई है। आर्टिप्लेक्स कैप्सूल 2-2 दिन में 2 बार और लोशन जो आर्टिप्लेक्स का आता है उसके पूरे शरीर में 2 या 3 बार लगाएं। आरोग्यवर्धनी कैशोर गुगुल और गिलो घनबटी, इनका भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार से करें। काढ़ों में फलत्रिकादिक्वाथ और अमृताष्टकवाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम दें। ब्राह्मी रसायन, च्यवनप्राश और मिनॉल माल्ट, यह भी व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मी रसायन का आप बिल्कुल रेगुलर 1 चम्मच सुबह शाम लें। इसमें कई फायदे हैं, मेद रसायन भी है और जो अंदर व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो भी आपको नित्य प्रतिदिन प्राप्त हो रहेंगे। और एक नियम बना लीजिए, आधा चम्मच हल्दी सुबह शाम दूध के साथ ये लेना प्रारंभ कर दें। इससे भी आपका इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगा और एलर्जी जैसे रोग नहीं होंगे। तो ये कुछ मैंने अनुभव आपको बताए, आशा है आपने हृदयस्थ कर लिया होगा। कई लोग तो नोट भी करते हैं, मेरे को कई लोगों ने दिखाया कि देखिए इस प्रकार हम नोट करते हैं और कई रिस्पांस भी आ रहे हैं कि हमने ये दवा दी और फ़ायदा हुआ। तो निश्चित रूप से कई ऐसे चिकित्सक हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, जो रोज़ाना फ़ोन से चर्चा करते हैं और आवश्यक परामर्श भी लेते रहते हैं। चलिए, मैं किसी काम आप लोगों के आ सकता हूँ, मुझे बहुत गौरव होगा। आप सबको नमस्कार। कल वेबिनार है वस्ती के संदर्भ में, तो वस्ती से संबंधित प्रश्न आप जरूर पूछें और आयुर्वेदिक प्रश्न होना चाहिए। आयुर्वेद में कोई शंका कुशंका है वस्ती के संदर्भ में तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न स्वागत योग्य हैं। कल फिर हम वेबिनार में 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।